Hello students, hope you all are fine at your home. As you know beta, we are reading our SST chapter number 15, that is our water resources, कि हमारे जो वाटर के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, हम इसके बारे में इसमें पढ़ रहे थे। तो क्या है, हम जानते हैं बेटा कि वाटर जो है वो एक नेसेसिटी है ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, जितने भी लिविंग बीइंग हैं। तो मतलब हर एक को लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल किससे है, वाटर से। अगर पानी ही नहीं होता तो लाइफ को हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे अर्थ के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हो कि वाटर जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स। तो जो नेचुरल रिसोर्स होता है बेटा, तो आप जानते हो कि वो हमें किससे मिलता है, नेचर से, ठीक है। नेचर हमें प्रोवाइड करती है वाटर को। बट क्या हो जाता है कि नेचर ने हमें प्रोवाइड तो किया, मगर फिर भी हम जैसे कि जानते हैं कि इंडिया में जो रेन है, ठीक है, तो वो अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रेन कब आएगी। कभी तो होता है कि बहुत ज़्यादा आ जाती है और कभी होता है कि मतलब सूखा पड़ जाता है। तो इस वजह से क्या है, उस चीज़ को देखते हुए कि हमें क्या है कि जो मतलब नहरों का, ठीक है, हेल्प उनकी लेते हैं हम। और क्या है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको निकाल के, ठीक, तो हम जो मतलब पानी की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो इस रिगार्डिंग हमने इस चैप्टर में मीन्स ऑफ इरिगेशन, मतलब जो हमारी खेती को हम जैसे सिंचाई करते हैं कि पानी हमें किन किन सोर्सेज से मिलता है, तो वो हमने इसमें पढ़ा। कैनाल से, ठीक है, जो कि नदियों को काट के छोटी नदी बनाई जाती है। देन हमने पढ़ा वेल एंड ट्यूबवेल्स, जिसमें क्या है कि जो धरती के अंदर का अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम क्या है कि पाइप के थ्रू, मोटर के थ्रू उसको हम बाहर निकालते हैं। देन थर्ड हमने इसमें पढ़ा टैंक, कि जहाँ पे रेंज जो है मतलब कम होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं वो कि टैंक बना के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पथरीला एरिया है, उसको मतलब खोद के अंडरग्राउंड वाटर भी वहाँ से निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, रेनी सीजन में ऐसे ही टैंक बना के पानी को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। देन हमने रीड कर रहे थे डैम्स के बारे में। तो डैम क्या होता है बेटा कि डैम बना के, ठीक है, जो मतलब एक्स्ट्रा पानी है उसको एक साइड में एक लेक बना दी जाती है, उसको रोक के वहाँ से क्या करते हैं फिर कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पैदा की जाती है डैम के पानी से। और फिर क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा वाटर को और कहीं साइड में निकाल के, तो जहाँ पे पानी की कमी होती है उसको इसके थ्रू पूरा किया जाता है। तो आज हम जो डैम है, ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यस बेटा, देखिए कि कह रहे कि डैम्स आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, ठीक है। जो डैम है उनको मल्टीपर्पस, मल्टी क्या होता है कि कई तरह के पर्पस जो हैं हमारे काम, ठीक है, तो उनको पूरा किया जा सकता है डैम के थ्रू। तो कहते हैं कि एज दे आर यूज़फुल इन मैनी वेज, कि डैम जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं हमारे लिए। कहते हैं कि डैम्स एक्ट एज रिजर्वायर्स। तो कह रहे कि रिजर्वायर्स मीन्स होता है कि जलाशय, मतलब कि एक जैसे लेक बना ली जाती है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि मतलब एक्स्ट्रा पानी को रोक के फिर दूसरी साइड उसको निकाल दिया जाता है, या मतलब क्या किया जाता है कि जब पानी की कमी हो जाए तो उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो कह रहे कि a huge man-made lake is formed। तो इससे क्या होता है कि एक मतलब इंसान ने बनाई है ये लेक, ठीक है, मतलब जो होता है कि मतलब नेचुरल जो नहरें वगैरह आ रही हैं, ठीक है, तो उनको काट के इंसान के द्वारा एक छोटी सी लेक बना दी जाती है, तो जिसी को ही डैम का नेम दिया जाता है। देन आ जाता है कि द वाटर फ्रॉम द लेक इज़ डाइवर्टेड इनटू कैनाल्स फॉर इरिगेशन। तो इसमें क्या किया जाता है, कह रहे कि जो लेक बनाई जाती है फिर डाइवर्ट होता है कि मतलब उसका डायरेक्शन को जैसे हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उसको कैनाल मतलब नदियों के बीच में क्या है, मतलब एक मतलब छोटी नदी बना दी जाती है, किसके लिए, इरिगेशन यानी कि खेतों में सिंचाई करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि मतलब जहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं हो पाती तो वहाँ पे इजीली डैम के थ्रू जो है वो सिंचाई की जा सकती है।
तो कहते हैं कि डैम्स ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स बिहाइंड अ डैम। तो कह रहे कि जो डैम होते हैं वो फ्लड जैसे आ जाता है बाढ़, ठीक है ना, जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो उससे क्या है कि डैम जो है वो पानी को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि साइड में निकाल देते हैं। तो इस वजह से क्या है कि जो ओवर वाटर होता है, ठीक है, तो उसको साइड से निकाला जा सकता है डैम की हेल्प से। नेक्स्ट इज़ कि डैम्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कि पानी के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर क्या करते हैं कि ये भी डैम के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है। तो कह रहे कि वाटर इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट ऑन मशीन्स कॉल्ड द टर्बाइंस। कह रहे कि एक मशीन होती है जिसका नेम होता है टर्बाइन, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऊंचाई से पानी को डाला जाता है। कह रहे कि व्हेन द वाटर फॉल्स ऑन दीज मशीन्स विद ग्रेट फोर्स, और जैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी उन मशीन्स के ऊपर पड़ता है, दे मूव एंड स्टार्ट ऑफ अदर मशीन्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे कि दे मूव ऑन स्टार्ट ऑफ, ठीक है, विद अदर मशीन्स। तो कह रहे कि इससे क्या होता है कि मतलब जो मशीन जो होती है वो टरबाइन जैसे वो रुकी होती है, मगर जैसे ही प्रेशर से पानी उनके ऊपर पड़ता है तो वो मशीन्स जो हैं वो घूमना स्टार्ट कर देती हैं और उसके थ्रू ही क्या होता है कि बिजली प्रोड्यूस की जाती है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ दैन कैरिड बाय वायर्स टू फार ऑफ प्लेसेस इन हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। फिर कह रहे कि इसके बाद क्या होता है कि ये जो बिजली पैदा होती है इसको वायर यानी कि जो तारें होती हैं उसके थ्रू फार ऑफ मतलब दूर दूर की जगह पे, ठीक है, जहाँ हमारे घर हैं तो वहाँ तक इस बिजली को किसके थ्रू लाया जाता है? यस, इस बिजली को लाया जाता है वायर यानी कि तारों के थ्रू बिजली हमारे घरों तक आती है। देन कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो कह रहे कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि जनरेट की जाती है वाटर एनर्जी से, ठीक है, मतलब पानी के प्रेशर से, और फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट जो कि बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है, तो इसी चीज़ को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे कि सिंस डैम्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, कह रहे कि डैम्स जो हैं वो चाहे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, ठीक है, कई तरीके से, बट कह रहे कि दे आर ऑल्सो नोन एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है इसी वजह से क्योंकि इनके अलग अलग तरह से हम कई जो हैं काम में इस चीज़ को डैम्स को ला सकते हैं। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप जानते हो ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे तो वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए। तो कह रहे कॉल्ड दीज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने इन्हीं ये जो डैम है इन डैम को टेम्पल का नेम दिया था मॉडर्न इंडिया के, मतलब जो आने वाला इंडिया है, ठीक है, उन्होंने कहा कि वो मतलब डैम्स का होगा। तो डैम्स जो हैं वही मतलब हमें बचाएंगे हर तरह की मुश्किल से। तो कहते हैं ना कि जो मुश्किल से बचाए वो भगवान होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इसको एक टेम्पल यानी कि मंदिर का दर्जा दिया। तो कह रहे कि द भाखड़ा नंगल डैम बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर। अब जो सतलुज रिवर है, ठीक है, वो बहुत बड़ी रिवर मानी जाती है, तो कह रहे कि उसके ऊपर भाखड़ा नंगल डैम जो है वो बनाया गया है। इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई का जो डैम है भाखड़ा नंगल डैम जो कि सतलुज रिवर पे है, इसको कहा जाता है। तो कह रहे कि इट फॉर्म्स अ ह्यूज लेक, इसी ने एक बहुत बड़ी लेक बना दी है जिसको क्या नाम दिया गया है? गोविंद सागर लेक। तो ये जो भाखड़ा नंगल डैम है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये यहाँ पे हमारे इंडिया में और सबसे बड़ा डैम इसको कहा जाता है। और इसने क्या किया है कि इसी डैम की बिहाइंड, ठीक है, पीछे बैक साइड पे कौन सी लेक बन गई है? गोविंद सागर लेक। तो कह रहे कि दिस लेक इज़ द बिगेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो इंसान ने मतलब जो लेक बनाई है ये सबसे बड़ी लेक यही है, गोविंद सागर लेक। तो कह रहे कि दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स वाटर
एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली। तो ये जो मतलब डैम है इसके थ्रू कहते हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, ये जो इसके आसपास की लगती हुई जो स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इनको ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जो है ये प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको कुछ डैम्स के पिक्स भी यहाँ पे शो हो रही हैं, जैसे ये तिहरी डैम आ गया, ठीक है, ये रंधेवर ये डैम आ गया, लोअर दामोदर, और फिर कहते हैं कि नागार्जुना सागर डैम। तो ये कुछ डैम्स की पिक्स आपको इसमें शो की गई हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि सेकंड आ जाता है फिर आपके पास कि द हीराकुड डैम बिल्ट ऑन द महानदी रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। एक तो भैया बेटा कि हाईएस्ट डैम, ठीक है ना, मतलब सबसे ऊंचाई वाला डैम जो है भाखड़ा नंगल डैम है, और दूसरा है हीराकुड डैम कि जो लॉन्गेस्ट सबसे लंबा है, ठीक है, तो वो महानदी रिवर जो है उसके ऊपर बना हुआ है। और कह रहे द तुंगभद्रा डैम ऑन द रिवर तुंगभद्रा एट होसपेट इन कर्नाटका एंड द नागार्जुना सागर डैम ऑन। तो कह रहे कि हीराकुड डैम यहाँ पे आपको जो पिक्चर में भी शो हो रहा है उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा डैम इसको माना जाता है। और फिर कह रहे कि तुंगभद्रा डैम जो है जो कि तुंगभद्रा रिवर के ऊपर बनाया गया है, ठीक, और उसके बाद आ जाता है जो कि कर्नाटका में है, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है नागार्जुना सागर डैम। तो ये जो डैम है ये कहाँ पे है, कृष्णा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक, आर द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया, और ये साउथ इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि द टेहरी डैम ऑन उत्तर प्रदेश इज़ प्रेजेंटली द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। अब कह रहे कि मतलब जो टेहरी डैम है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो एट प्रेजेंट इसको सबसे हाईएस्ट मतलब जो ऊंचाई के ऊपर है, ठीक है, उस डैम को माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। और कह रहे कि द दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन द रिवर दामोदर इन बंगाल हैज़ बीन बिल्ट टू चेक फ्लड्स इन दिस रिवर। तो कह रहे कि ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है तो ये रिवर दामोदर बंगाल में जो है उसके ऊपर ये जो बनाया गया है, तो ये जो है ये फ्लड को, ठीक है, रोकने में हेल्पफुल हुआ है। तो कह रहे कि वाटर कंजर्वेशन, अब कह रहे अब हमने ये देखा कि मतलब सारा इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि पानी जो है, ठीक है, वो एक इंसान के लिए, लिविंग बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पानी के बिना हम अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट धरती पे कर ही नहीं सकते। फिर हमने इस चैप्टर में इसके डिफरेंट जो सोर्सेज हैं जिससे हमें ये मिलता है, एक तो आपको पता ही है कि रेन है, ठीक है ना, मेन जो है सोर्स वो तो रेन ही है, बट उसके अलावा अगर रेन ना हो तो हमें वो कहाँ से मिल सकता है, जैसे कि पहाड़ों से आने वाली रिवर है, नदियाँ हैं, उनसे मिल जाता है। और या फिर क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर को हम यूज़ करते हैं पाइप के थ्रू और मशीन्स के थ्रू, ठीक है। बट अब लास्ट में हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि जो वाटर कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन मीन्स कि पानी को कैसे मतलब बचाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है उसके बिना हम नहीं रह सकते, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। और अगर हम देखो बेटा किसी भी चीज़ को अगर हम मतलब एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे तो क्या है, उसकी कमी हो जाएगी। दिनों दिन क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो पानी की कमी भी होगी हर चीज़ के साथ। तो इसलिए कह रहे कि हमें पानी को बचाने की ज़रूरत है। तो कह रहे कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, ठीक है, प्रीशियस होता है कि कीमती, कि पानी की हर बूंद जो है वो कीमती है। आप देखते होंगे कि कई ऐसी कंट्री हैं बेटा जहाँ पे पानी की एक बूंद भी नहीं है। वो क्या करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि मतलब वो क्या करते हैं कि वहाँ पे मतलब ऐसी बड़ी बड़ी उन्होंने मतलब उनके पास इतनी फैसिलिटी थी कि बड़ी बड़ी मशीनें लगा के उन्होंने जो समुद्री पानी था, ठीक है ना, तो उसका नमकीन पानी जो होता है खारा, तो उसको हम पी नहीं सकते, मगर उन्होंने उसको प्यूरीफाई करके, ठीक है, तो उसको पीने के काबिल बनाया, ठीक। बट मगर कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी तो हैं मतलब जो गरीब हैं, जो इतना पैसा इस पे ना खर्च कर पाएँ, तो वो कहाँ से पानी लाएंगे।
तो क्या है कि हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल दुबई है कि दुबई में क्या है कि वहाँ पे वो क्या करते हैं, समुद्र के पानी को प्यूरीफाई करके, ठीक है, और उसको पीने लायक बनाते हैं। तो कह रहे कि इफ़ वी आर नॉट केयरफुल अबाउट वाटर, अगर हम क्या है कि हम पानी को बचाने के प्रति मतलब सजग नहीं रहेंगे, ठीक है, हम उसकी वैल्यू को नहीं जानेंगे और उसको ऐसे ही वेस्ट करते रहेंगे, देयर विल नॉट बी एनफ वाटर लेफ्ट फॉर अस इन द फ्यूचर। तो कह रहे कि इन फ्यूचर मतलब आगे आने वाले टाइम में हमारे पास पानी की एक भी बूंद नहीं बच पाएगी। तो कहते हैं कि केयरफुल एंड इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। यही कह रहे कि केयरफुल यानी सावधानी से और इकोनॉमिकल मतलब सोच समझ के यूज़ करना पानी का, तो इसी चीज़ को कहा जाता है वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो उसके बाद कह रहे कि इट कैन बी डन इन द फॉलोइंग मैनर, इसको निम्नलिखित जो हैं इसके थ्रू मतलब किया जा सकता है। तो फर्स्ट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि मतलब हार्वेस्ट क्या होता है, मतलब जो फसलें उगाना, ठीक है। तो रेन वाटर यानी कि बारिश के पानी से, ठीक है, उसको रोक के हम कलेक्ट करके और फिर जो हम मतलब हार्वेस्ट मतलब खेती में इसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो कह रहे रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड, रेन वाटर को हमें क्या करना है, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना है, ठीक है। तो रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड इन टैंक्स एंड स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स, ठीक है। तो कह रहे कि मतलब जो रेन वाटर है उसको हमें कलेक्ट करना है टैंक्स के अंदर और फिर उसको अंडरग्राउंड जो है, ठीक है, सेव करके हमें उसको स्टोर करके रखना चाहिए। तो कह रहे कि द स्टोर्ड वाटर कैन बी यूज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और इस तरह से जो कलेक्ट किया हुआ सेव किया हुआ पानी होगा तो उसको हम ड्राई सीजन में जब रेन नहीं होती है तो तब हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं, व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर, जब पानी की कमी हो। तो ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि कंटिन्यूअस गटरिंग, यहाँ पे क्या है कि जैसे रेन बारिश आई तो ये साइड में देखिए कि आपको एक पाइप सी नाली टाइप से ये बनी हुई दिखाई दे रही है। तो इसके थ्रू क्या किया जाता है कि पानी को यहाँ से पाइप के थ्रू लाके फिर क्या करते हैं रेन यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आगे क्या है कि यहाँ पे रेन वाटर फिल्टर, तो फिर फिल्टर से मतलब इसको छान के इस टैंक के अंदर भरा जाता है और फिर कह रहे कि रेन वाटर स्टोरेज टैंक, तो फिर इसमें ये पानी जो है ये सेव करके हम रख लेते हैं। और फिर क्या होता है कि मतलब जब रेन नहीं आती है तो इस पानी को यूज़ किया जा सकता है। देन सेकंड है कि प्लांटिंग मोर ट्रीज़, कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगा के, ठीक है ना, क्योंकि पेड़ जो हैं वो रेन लाने में बारिश लाने में हेल्पफुल होते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए अगर हमें पानी की सेव करके रखना है, ज़रूरत है उसकी। तो कह रहे कि फॉरेस्ट हेल्प इन अट्रैक्टिंग रेनफॉल एंड प्रिवेंट सॉयल इरोजन। तो कह रहे कि जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके हमें देखो कितने फ़ायदे हैं, एक तो वो बारिश लाने में हेल्पफुल भी होते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं कि सॉइल इरोजन जो है मतलब जो मिट्टी का कटाव है, ठीक है, जो मिट्टी बह के आगे चली जाती है उसको भी ये रोकते हैं। तो बेटा इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। तो आपको बेटा इस चैप्टर को थोरोली रीड करना है और अच्छे से इसको समझना है। ओके बेटा, बाय।